हाँ भाई, अब मुझे फिर से एक नया टॉपिक शुरू करना है। पिछली मीटिंग में हमने पैरामीट्रिक फंक्शन को एंड किया है। अब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, यानी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं एक एग्जांपल से लिखता हूं। डिफरेंशिएट sin x with respect to log cos x, with respect to log cos x। क्यों है सवाल देखने पहले एक बार अच्छी तरह। अभी तक तो ये लिखा आता था डिफरेंशिएट sin x with respect to x या डिफरेंशिएट log cos x with respect to x। यहाँ क्या लिखा है? डिफरेंशिएट sin x with respect to log cos x। क्यों भाई इस लाइन का मतलब क्या है, यानी कि मुझे क्या निकालना क्या है? सही मायने में मुझे निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, है ना, विद रेस्पेक्ट टू, जो विद रेस्पेक्ट होता है वो हमेशा नीचे आता है, विद रेस्पेक्ट टू log cos x। यही तो निकालना है, कोई तो मत छोड़ो। विद रेस्पेक्ट टू log cos x है या नहीं? यहाँ तक की कहानी पहले मेरी बात समझ में आती है सबको प्रॉपर तरीके से? हाँ, ये देखो, ये क्यों बच्चों, मुझे सही मायने में यही टर्म तो फाइंड आउट करना। क्या बच्चों? तो देखिए प्यारे, क्या मैं d sin x अपॉन d log cos x जो मुझे चाहिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी को प्रॉब्लम है? जैसे मैं लिखना चाह रहा हूं, मैंने dx से ऊपर नीचे डिवाइड लगा दिया, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोले sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या लिख दूं बच्चों? cos x। और नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन log का 1 अपॉन cos x, और cos x का माइनस sin x, यानी कि मेरे बच्चों cos स्क्वायर x अपॉन sin x। तो बच्चों ये कुछ भी नहीं था, केवल हाथ की सफाई। नाम को फॉर्म बना दी, करना क्या था? बोले यार दोनों का अलग अलग कर दो और डिवाइड करा दो, हो गया मॉडल ऑफ द स्टूडेंट्स। बस तो डेरी इसीलिए मैंने 11th में आते हैं, पर जब तक नहीं सुना नहीं पढ़ा तभी तक कठिन। मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पढ़ लिया तो बहुत इजी। अब बताइए किसी को अगर कोई आपसे टीचर कहते हैं कि भाई साइन एक्स डिफरेंट cos x के रेस्पेक्ट में निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हैं? बोले हाँ, क्यों नहीं, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग, दोनों का डिवाइड, हो गया डिफरेंशिएशन। किसी के भी दे सकता है, उस क्वेश्चन कोई भी दे सकता है। क्यों मेरे बच्चों, क्या सबको मेरी ये कहानी समझ में आई? बोर्ड पर लिखी क्यों बेटे? और भैया फिर वो वाला क्वेश्चन कैसे आता है जिसमें लॉग लगा के माइनस करते हैं डिवाइड में? लॉग लगाकर माइनस लगाते हैं, मतलब लॉग लगा देते हैं बोथ साइड पे, माइनस लगाते हैं, फिर खोलते हैं। जब लॉग का प्रॉपर्टी होती है ना कि डिवाइड वाले माइनस हो गया। बेटा नहीं, मेरे हिसाब से तो जब लॉग लेते हैं अगर अपन में क्वांटिटी के तो ही माइनस आता है, ये तो माइनस क्यों होता है? हाँ तो भैया फिर वो वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे? वो वाले वो कैसे वो तो पूछेंगे टीचर? बहुत टिपिकल बड़े से सवाल होते लगे, बड़ा सा कम है, बहुत सारा कम है तो लॉग लेना है, नहीं तो लॉग लेना ही नहीं अच्छा फिर, है नहीं। और अच्छा अगर लॉग लिया उन्होंने और अपॉन में कम है तो माइनस में अलग हो जाएंगे। ठीक है प्रज्वल, अच्छा ठीक ठीक है भैया। मेरी बात समझ में आ गई ना बच्चों सबको? कल मैंने बहुत बड़ा सा सवाल लिखा था, बहुत बड़ा था, रूट लगा के अपॉन में भी कुछ फंक्शन, फिर लॉग लिया था, अपॉन वाले सारे माइनस में आए थे, वो तब था जब लॉग लिया। सर उसकी फोटो नहीं आई उनको देख के तो। हाँ भाई, तो बच्चों मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मैंने बोर्ड पर जो लिखी है बेटा, हाँ सही बोल रहा है ना, सैटरडे से चालू किया था नहीं, कोई चालू कर दिया था बाद में, उसी दिन कर दिया। चलो बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कोई मेरी। हाँ बेटे। सर यहाँ पर अगर sin x की जगह पर sin y दिया होता और उसको निकालना होता विद रिस्पेक्ट टू log cos x, तो फिर कैसे निकालते? ठीक, sin y दिया होता कोई बात नहीं, हम करते तो dx के रेस्पेक्ट में ही, फिर उसका जो आंसर आता बेटा sin y और साथ में dy by dx भी आता, और वही उसका ही उतना ही अंतर रह जाता। यानी ये तो ये मुझसे कहना चाहिए भैया वो ये तुम्हें ये निकालना होता। ठीक, अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि ऊपर का वेरिएबल अलग नीचे का वेरिएबल अलग, तो डिवाइड तो एक सी क्वांटिटी से ही लगाएंगे।
क्यों मेरे बच्चों, साइन वाई का हो गया कॉस वाई, और फिर वाई का भी लॉग cos x का 1 cos x का माइनस साइन x, और फिर x का भी, x का कितना हो गया 1, और ये अंतर पे ऐसे ही छूटा रहता है। ठीक है बेटा? हाँ ओके सर। ठीक है। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ सबको मेरी ये लाइन समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस आपने एक 5 मिनट की क्लास के बारे में और डालेंगे। अगली हेडिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं, पर आप लोग कर सकते हैं। सब 11th में, नॉट 12। सर प्रोबेबिलिटी का टेस्ट हो गया? हाँ, प्रोबेबिलिटी का टेस्ट नहीं जानते, परसों आप लोगों का टेस्ट रहेगा प्रोबेबिलिटी का, परसों MWFS में ऑफलाइन होगा ना? मैं आपको सेंड करूंगा, कैसे कैसे रहेंगे सब आपको मैं सेंड करूंगा आपके ग्रुप पर। अब आप लोगों के टेस्ट मैंने बताया, हम थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव क्लासेस और टेस्ट ऐसे चलेंगे, मतलब अब आप लोगों के लगातार काम चलेंगे, टेस्ट भी हुआ करेगा और क्लास भी हुआ करेंगी, क्योंकि अब पेपर आ रहे हैं सबके, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम प्रिपरेशन मोड में आ जाए, थोड़ा एक रिवीजन मोड में आ जाए, कि चीजें डिवाइस भी होती जाए और उनके टेस्ट भी होते जाए। कहीं कोई डाउट्स है तो वो हम पूछते भी जाए, सर हमें ये टॉपिक नहीं आ रहा, ये सवाल नहीं आ रहा, या इस तरह की चीजों में दिक्कतें महसूस हो रही है। पर उससे पहले मेरी परसों एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास भी रहेगी साथ में, और उस क्लास के अंदर मैं आपसे चर्चा करूंगा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, उस पर भी वो भी मेरी एक इंपॉर्टेंट क्लास परसों रहेगी। तो परसों टेस्ट भी रहेगा और क्लास भी, दोनों ही सिचुएशन रहेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगी। ठीक है ना? तो परसों इलेक्शन डे है, तो ज्यादा निकलने की परमिशन तो नहीं होगी, इलेक्शन डे है, परसों इलेक्शन होना है मथुरा में, तो बेसिकली पर जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं, वैसे रोका टोकी कोई नहीं है, बस एक जगह इकट्ठा होने की परमिशन नहीं है कहीं भी। ये BSF सर BSF पर ले लेना MWFS में। मैं सारे शेड्यूल बनाकर भेजूंगा, हो सकता है आपको मुझे PTSS भी बनाना पड़े, हो सकता है मुझे आपको MWFS भी बनाना पड़े, क्योंकि अब क्लासेस भी चलेंगी और टेस्ट भी, मैं बोल चुका हूँ, इसलिए बी प्रिपेयर फॉर ऑल दैट। सर बस टाइम बता दो, बुला कभी भी लो। सर कब कब मैंने तो नहीं बोला। आपने बोला है सर क्लास में, ये बात भी ऑन रिकॉर्ड नहीं। ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा सर, बात सर बोला है। सर आप ऐसे नहीं करते, रोज नहीं करते। अरे नालायक, पेपर आ गए ये तो, ये मैंने तब बोला था, मुझे लगा कि पेपर मार्च में। सर तो मार्च में है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, चलो 14 मार्च से। अच्छा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या, जब किसी फंक्शन का एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया जाए, यानी एक टर्म का एक से ज्यादा बार, तो जैसे जैसे बेटा पहले अभी नोट मत करना, पहले मैं एक बात लिख रहा हूँ, ये लिखा हूँ, मैं एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए कहूँ तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होता है dy by dx। हाँ भाई, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, और x sin x का क्या होगा बेटा cos x, x का 1 और 5 का क्या हो गया 0। ये एक बार का डिफरेंशिएशन आप इसको बोलते हैं, क्योंकि आपने एक ही बार किया, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर यानी एक बार। अब मैं इसी के आगे एक बार और कर दूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब d अपॉन dx ऑफ dy by dx और d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस cos x, ये तो हो गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, dx पे होल स्क्वायर, और ये हो गया 6x माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन। तो यानी जब किसी फंक्शन का एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो जो ऑर्डर आते हैं इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार किया तो हमने उसको क्या बोला था? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर मैं इसके आगे एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं तो क्या आएगा? 3 बार हो गया ना डेरिवेटिव, यानी उसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक से ज्यादा बार डेरिवेटिव करने पर जो ऑर्डर आते हैं वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहा जाता है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का बहुत सस्ती सी कहानी है, ये जो रिजल्ट निकलते हैं उसका दोबारा कर दो, जो रिजल्ट निकल के आए उसका दोबारा कर दो, ये तो मतलब हुआ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का बच्चों। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखूं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy अपॉन dx। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? यानी 2 बार डिफरेंशिएशन पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मैंने बताया कैसे बना, खाली सामने है,
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कोई चाहे तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये सभी आपके ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हायर ऑर्डर का मतलब वो आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको कितने ऑर्डर बाद का डेरिवेटिव चाहिए, यानी अगर वो आपसे कहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो इसका मतलब कितने बार डिफरेंशिएशन, 2 बार। एक बार करो रिजल्ट है उसका एक बार, कहीं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो कितने बार डिफरेंशिएशन करोगे, 3 बार, 1 2 3। इस तरह से आपको डेरिवेटिव्स को हायर ऑर्डर के नाम पर पढ़ना है। तो मैं समझता हूँ सबको मैंने समझा दिया है क्या बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। क्यों भाई प्रज्वल, भैया इससे ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ तो फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप ग्रेजुएशन पे पहुंचेंगे आफ्टर 12th, चाहे वो कॉमर्स वाले चाहे साइंस वाले, वही टॉपिक पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब होता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, आप n टाइम्स तक डेरिवेटिव करेंगे, इसको हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। शुरुआत हम हायर ऑर्डर से करते हैं और पहुंचते हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन तक, nth ऑर्डर तक डेरिवेटिव करते हैं। तरीका होता है कई थ्योरम होती है, बट फिलहाल आप लोग बेसिक्स सर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर अपॉन वाई अपॉन डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बात सही कही देवांश। देवांश एक बात बताओ, y का डिफरेंशिएशन किया तो क्या ऑपरेटर लगाते हो, d अपॉन dx लगाते हो तो ये dy बाई dx बन जाता है, क्यों प्यारे नाम? बिल्कुल सर। ठीक है, अब अगर dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या ऑपरेटर लगाओगे बेटा, फिर से d अपॉन dx ही है ऑपरेटर, तो क्यों देवांश बाबू? देवांश यस सर। समझ में आई कहानी? आई। क्योंकि हर बार dy बाई dx नहीं बढ़ रहा, हर बार केवल d अपॉन dx बढ़ रहा है। तो जब dy बाई dx के आगे d अपॉन dx लगा तो क्या होगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर होगा या नहीं होगा गुड्डा? सर वही तो पूछ रहे हैं कि डी भी तो स्क्वायर में ही है ना नीचे। देवांश सर हाँ सर, आपने भी तो उधर होल स्क्वायर ही लगाया डी एक्स पर। हाँ तो सर dx डी लिखा स्क्वायर तो है में है यार, ना। लिखा तो है यार, कैसी बात कर रहा है? नहीं सर अब वो पूछ रहे हैं कि डी में भी स्क्वायर है ना। नहीं, इसमें नीचे ये यस सर। dx स्क्वायर लिखने का मतलब अपने आप में ये होता है dx, समझो बात। जैसे साइन स्क्वायर x का मतलब क्या समझते हो, साइन x का स्क्वायर समझते हो ना, तो यहाँ पर नीचे dx इसका बार बार ब्रैकेट लगाना पॉसिबल नहीं होता, इतना लिखना होता है, इसलिए वो dx स्क्वायर अंडरस्टूड है कि dx का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? बिल्कुल सर। हेलो, हाँ तो देवांश बाबू बात समझ में आ गई? आ गई, घुस गई सर। ठीक है सर, घुस गए दिमाग में। चलो तो बच्चों आप लोग जरा एक और एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.7। 5.7 छोटी, हाँ 5.7 भैया 12th के लिए छोड़ दो कुछ। आगे की तरफ मतलब 1 से लेकर 10 तक में मैंने सीधा पूछा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बता दीजिए, कह रहे हैं ना, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंट करो जो रिजल्ट है उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करो, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। बट उसके आगे आप देख रहे हो प्रूविंग है, प्रूविंग है, नाम की प्रूविंग है, आपको y दे रखा है और आपसे जो भी प्रूविंग वाले टर्म है उनमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ऐसे टर्म आ रहे हैं। आप सबसे पहले y की हेल्प से डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल दो और वो प्रूविंग के एलएचएस में पुट करो, देखो आरएचएस आ रही है कि नहीं आ रही है, और 100% जब आएगी तो इससे ये तय हो जाएगा कि आपके एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो वो केवल नाम की प्रूविंग है, अल्टीमेटली करना आपको वो हाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बच्चों सबको आज का काम समझ लीजिए, 5.7 और 5.6 5.6 और 5.7 दो एक्सरसाइज आज आप लोगों के होमवर्क में रहेंगी फॉर द 12th बुक। एक बच्चे जरा हर दिन के दोनों फोटो ग्रुप पर शेयर कर देना, तो कल बच्चे मुझसे कंप्लेन करेंगे कि हमारे पास तो है ही नहीं, इसीलिए मैंने ग्रुप पर शेयर करा दिए हैं कुछ फोटो उन एक्सरसाइज के। टेस्ट कल नहीं है ना? हाँ भैया 2:30 की बात कर टेस्ट रहे कल थे। नहीं, मैं आज शाम तक आपको सारे शेड्यूल्स भेजूंगा कि आज शाम में कल सुबह तक भेजूंगा कि आप आगे का अगले 15 दिन में क्या क्या टेस्ट रहेंगे और क्या क्या क्लासेस रहेंगे। क्योंकि देखिए कुछ क्लासेस होनी है जिसमें एक क्लासेस मेन तो एक क्लास रह गई है, जो क्लास होनी है वो रहनी होनी है अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। उसके बाद मुझे 2-3 चीजों पर डाउट डिस्कस करने हैं। एक तो देखिए आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिक शीट्स के डाउट्स नहीं हुए थे डीपीपीस के, अगर डीपीपी में किसी के डाउट्स हो तो वो भी सारे निकाल लीजिएगा, क्योंकि अब मैं क्लासेस की भी रखूंगा। तो प्रिपेयर हो जाइए। देखिए मैं आप लोगों को एक बड़ी साफ बात बताऊं,
11th में बहुत सारे बच्चों को टीचर्स कम मार्क्स देते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है, उसके पीछे का रीजन ये रहता है कि वो बच्चे ताकि अच्छी तरह से 12th को प्रिपेयर करें। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मैं इतना भी कहता हूँ कि 12th में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टीचर्स बच्चों को फेल भी करेंगे। तो अगर आपको उस कैटेगरी में नहीं जाना है तो आप प्रॉपर तरीके से सेकेंड टर्म की तैयारी कर लीजिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को वो क्या कहते हैं बैक देकर या कुछ सब्जेक्ट्स में रोक कर, खास तौर पर मैथ में रोककर। मैथ में बहुत हार्ड मार्किंग होती है फाइनल टर्म में, हमेशा से होती है, और इस चक्कर में बच्चों को फिर दोबारा री एग्जाम देना पड़ता है। तो आप लोगों के संग अगर वो स्थिति नहीं आए तो उसके लिए ये 15 से 20 दिन दबाकर पढ़ लीजिए। इन 15 से 20 दिन में अगर अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपका री एग्जाम की नौबत नहीं आएगी। नहीं तो जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, निश्चित मानिए कि उनको री एग्जाम की नौबत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हर साल टीचर फाइनल टर्म में बहुत हार्ड मार्किंग करती है। मैं आपको मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। तो जो लोग सोच रहे हो कि यार हर साल हम तो 8, 9, 10 की तरह पास आउट होकर निकल जाते थे, 11 से नहीं निकल पाएंगे, री एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपने उसी लापरवाही से काम किया। पक्की बात अभी लिख कर रख लीजिए ऑन रिकॉर्ड बोर्ड में। तो इसीलिए अगर आप लोगों को उस कैटेगरी में नहीं जाना तो अब जो अगले के 15 से 20 दिन आपके पास हैं, इन 15-20 दिन में मैथ को अच्छी तरह से कर लीजिए, नहीं तो री एग्जाम के जंजाल में फंस जाए। और फिर इंतजार करते रहिए सेकंड टर्म से पहले री एग्जाम हो, तब जाके सेकंड टर्म की शुरुआत हो, क्योंकि सेकंड टर्म बहुत जल्दी शुरू होगा। 12th का सिलेबस बहुत होता है, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है 12th, 11 से 2 गुना ज्यादा सिलेबस होता है 12th का, समझ लीजिएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा उसके प्रिपरेशन के बचने के लिए आप लोग अब 15 से 20 दिन, जिन्होंने नहीं किया है पिछले जो 2-3 महीने से मौज मस्ती मार रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, उनको मैं वार्न करना हूं। नहीं तो आप री एग्जाम के जंजाल में गारंटेड तौर पर फंस जाएंगे, क्योंकि टीचर बहुत हार्ड मार्किंग करेंगे। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह सही है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि 12th में जाने से पहले बच्चा प्रॉपर प्रिपेयर हो जाए। सीधी उनका कहने का मीनिंग ये होता है। तो उस चीजों से बचने के लिए अच्छी तरह से तैयारी पर जुट जाएगी। ये 20 दिन आपके अगले पूरे साल को तय करेंगे, ये बात ध्यान रखें। करेक्ट? चलिए